हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज वरुण चंद्रा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। जब भी कंपनी अपनी अर्निंग्स एक्सचेंजेस को सबमिट करती है तो उसमें वो 3 रिपोर्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम उस कंपनी को या कोई और दूसरी कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस के लिए रखते हैं और ये देखते हैं कि कंपनी हमारे लिए फिट है कि नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसे डालने चाहिए कि नहीं, तो वो जो 3 रिपोर्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट्स, जो ये बताती है कि कंपनी कितना अर्न करती है एवरी ईयर। सेकेंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैलेंस शीट, जो ये बताती है कंपनी कितना ओन करती है और कंपनी कितना ओ करती है। एंड द थर्ड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, जो ये बताती है कि कंपनी रियली में कितना पैसा कमा रही है और कंपनी कितना पैसा अपने पॉकेट में लेके जा रही है। सो इनकम स्टेटमेंट जो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन डिटेल फ्रॉम द स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम नंबर्स पर्सपेक्टिव, क्या क्या नंबर्स होते हैं। इनकम स्टेटमेंट इज ऑल अलाइक बिकॉज वो ये तो बताती कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, पर फ्रॉम कैश पर्सपेक्टिव, बिकॉज कैश इज किंग, तो कितना पैसा वो अपने पॉकेट में लेके जा रही है वो हमें इनकम स्टेटमेंट से मालूम नहीं चलता है। फिर भी फ्रॉम द नॉलेज पर्सपेक्टिव हम एक देखेंगे कि कैसा इनकम स्टेटमेंट दिखता है, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या नंबर और क्या क्या सेगमेंट्स होते हैं। तो चलिए एक सैंपल स्प्रेडशीट में शेयर करूंगा, उसमें क्या क्या नंबर्स रिपोर्ट होते हैं और फिर उन नंबर को हम देखेंगे। तो ये एक सैंपल इनकम स्टेटमेंट शीट है जिसमें कि द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड रेवेन्यू, which is also called top line, which is also called earnings. Then company अपने expenses को report करती है। The major expense which company reports is called cost of goods sold. जो भी कंपनी है, either it's software or manufacturing or any other type of company, उनके जो भी वो products बना रही है और बेच रही है उससे रिलेटेड जो भी उनके एक्सपेंसेस होते हैं वो इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेक्शन के अंदर रिपोर्ट होते हैं। So expenses minus cost of goods sold becomes your gross profit. Now gross profit के बाद there are other sections of expenses which company report, जो उनके डे टू डे बिजनेस में कंपनीज रिपोर्ट करती हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग, research and development, and general and administrative. So these are all called operative expenses of the company. So when we deduct gross profit minus operating expenses, what we get is the operating profit, which is also called EBITDA, earning before income, earning before interest, tax, depreciation and amortization. So ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एबिटा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट वी लुक इनटू एनी कंपनी। ये नंबर्स हमेशा ग्रोइंग होने चाहिए, जो तभी हमें वो बताते हैं नंबर्स की वो कंपनी कितनी फिनेंशियली हेल्दी है और कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी कितने अच्छे से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रही है। तो रेवेन्यू शुड ऑल्सो ऑल टाइम बी इंक्रीजिंग। हमें ऐसे कुछ कंपनीज होते हैं जो क्वार्टर बाय क्वार्टर आपको म्यूट रेवेन्यू नंबर्स रिपोर्ट करेंगे, विच इज इन वन वे डिपेंडिंग अपॉन दैट सर्कमस्टांसेस और उस समय मार्केट की कंडीशन क्या है, दैट कैन बी ए वैलिड टू सम एक्सटेंट। बट अगर 5 या 10 साल के नंबर्स आप रिपोर्ट अगर करते हो, अगर उनको साइड बाय साइड रख के आप देखते हो, तो ये नंबर्स हमेशा इंक्रीजिंग होने चाहिए। आई डू नॉट लाइक टू सी ए कंपनी where revenue numbers are decreasing. And in terms of expenses, जो भी कंपनी है अगर वो अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉक्स को मैनेज की हुई है, अगर वो बढ़ नहीं रहे हैं, एटलीस्ट मैनेज है, और अगर बढ़ रहे हैं तो वो रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव में बढ़ने चाहिए। अगर रेवेन्यू बढ़ रहे हैं तभी कॉक्स टू सम एक्सटेंट कैन इंक्रीज। Then from expenses perspective, the total operating expenses, ये टू सम एक्सटेंट दिस शुड बी मैनेज्ड। अगर जितने कांस्टेंट रहे
या बहुत कम परसेंटेज में ये इंक्रीज करें क्वार्टर बाय क्वार्टर, उतना अच्छा होता है कंपनी के लिए. So ultimately, operating profit or EBITDA should keep on increasing. After operating profit comes interest. अगर कंपनी ने अपने कुछ लोन लिए हुए हैं तो ऑब्वियसली कंपनी उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है, तो कंपनी अपने इंटरेस्ट नंबर रिपोर्ट करेगी. देन अगर कंपनी मशीनरी या कुछ भी ऐसा ली हुई है अपने इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो वो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अंदर लॉक करती है. जैसे मान लिए कि कोई कंपनी ट्रक ली हुई है, फॉर लेट्स से द कॉस्ट ऑफ ट्रक इज 1 लाख रुपीज, जस्ट एन एग्जांपल. तो कंपनी उसको डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एवरी ईयर द ट्रक इज लूजिंग इट्स वैल्यू. So let's say in 10 years, the company is going to write off the complete cost of truck, right? In that case, every year company is allowed to depreciate the value of the truck by 10,000 rupees. So in 10 years, 1 lakh rupees, it will write it off. So वो depreciation और amortization cost अपनी मशीनरी के पर्सपेक्टिव में कंपनी यहाँ पे लॉक करती है. इसके अपने बेनिफिट्स होते हैं, बिकॉज अगर कंपनी डेप्रिसिएशन कॉस्ट दिखा रही है मशीनरी के लिए, तो उस पे उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है. सो इन दिस वे कंपनी इज सेविंग सम टैक्स एंड गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग कंपनीज टू डू सच बिजनेसेस, टू गो एंड बाय ट्रक्स. सो दैट वे if they report those numbers through depreciation, they will have to pay less tax. So from operating profit, if we decrease interest, if we decrease depreciation and amortization, and if we decrease these two numbers, then we come to profit before tax. Now, this is what we call PBT in short term. Now, after profit before tax, company is going to pay taxes on the profit that we have reached so far. Now, every company has different tax payment based on the country and the business that company is doing. So let's say just a random number. So out of 5,01,000, company is paying a tax of 1,25,000. So the net profit or the net income of the company is 3,76,000. Now this is what is also called a bottom line. So we have a top line called revenue earnings, and we have a bottom line which is called net profit. So in a lot of stock market news, you will see analysts telling top line and bottom line. So this is what top line is, and this is what the bottom line is. Now, from net profit, there is an important ratio from the stock market perspective or the company perspective that we find it out, is called earning per share. Now, how do we calculate earning per share? So once you have reached to net profit of that company, if you divide that by total outstanding shares, you reach the earning per share of the company. And this is also an important parameter from the analysis perspective, because when you keep quarter by quarter or year by year numbers next to each other for 5 or 10 years, you will see how these earnings per share play it out, because this is what is adding to the value to the company. And as a value investor, as a long-term investor, we like to see these numbers growing. Like if I start from revenue, we like to see the companies whose revenue, whose sales are always growing. We like to see the companies where cost of goods sold is managed and at least not increasing in the perspective of revenue. So if revenue is increasing, cost of goods sold can increase to some extent, but वैसी कंपनी बहुत अच्छी होती है जो अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैनेज की हुई है. एट द सेम टाइम कंपनी शुड आल्सो बी मैनेजिंग देयर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज इफ दे ग्रो टू फार, then the profit of the company comes down. Interest
depends how the company wants to expand their businesses. So in some cases it can be managed, but if company has taken a loan and if company is going to write it off slowly every quarter by quarter or year by year, obviously company is going to pay some interest on those loan amount. Then depreciation is more or less keep on increasing, and after some time it's written off. And then the earning per share. So earning per share should be increasing in the sense, definitely should not decrease, because that's not a very good trend when we look into any company financial health. So that's what a sample US company income statements are reported. If I tell you from the Indian company perspective, I'm looking into Hindustan Unilever Limited. So they also report a similar kind of a structure where we have sales, where we have expenses reported, where they report material cost, manufacturing cost, employee cost. So some of these can be categorized, at least material cost and manufacturing cost can come down or can be bracketed under COGS. And then you have other expenses. So sales minus expenses brings you operating profit, which is called EBITDA. Then you have operating profit margin. So this is a very important number. Many analysts would like to see this number growing, which reports the company is doing really good. And then you have interest and depreciation, and then we have profit before tax. And once you pay tax on the profit, then you come to the net profit or the net margin of that, and then we calculate. So if we divide this by total outstanding shares, we calculate earning per share. And this is what we see, that every quarter this number should keep on increasing. So I hope that this video it will add value to you. If it does, then please do share and like the video and subscribe. And then we'll meet you in the next video. Until then, take care. Bye.